नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इन सभी लोगों में एक चीज़ कॉमन है। ये भारत के सिर्फ एक रीजन से आते हैं। ये इसे नॉर्थन इंडिया भी कहा जा सकता है। अगर आप देखेंगे कि भारत में लगभग 15 प्राइम मिनिस्टर अभी तक हो चुके हैं, जिनमें से कुछ एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर भी थे। उनमें से 6 तो सिर्फ यूपी से है, 2 गुजरात से है और एक पंजाब से है, एक मध्य प्रदेश से है। लगभग अगर एक देखा जाए, इसी एक रीजन से प्रधानमंत्री हमारे देश में चुने जाते हैं और लगभग अगले 50 सालों तक शायद इसी रीजन से ही चुने जाएंगे। ऐसा क्यों है? और आने वाले समय में नॉर्थ वर्सेस साउथ में काफ़ी ज़्यादा डिवाइड बढ़ने वाला है, पॉलिटिकल क्लैशेस काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में? और पॉलिटिकल जो पावर की शिफ्ट है वो इसी एक रीजन में क्यों है? यानी कि अगर देखा जाए, यूपी बहुत ही बड़ा सेंटर माना जाता है इंडियन पॉलिटिक्स का। ऐसा क्यों है कि यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, यही रीजन भारत के पॉलिटिक्स का हब है। आज़ाद भारत का पहला पॉपुलेशन सेंसस हुआ था 1951 में और उस समय भारत की जो पॉपुलेशन थी लगभग 36 करोड़ के आसपास थी। और देश का पहला जनरल इलेक्शन भी 1951 में हुआ। उस समय जो लोकसभा की सीट थी वो 489 थी, 489 सीट्स लोकसभा के लिए नियुक्त की गई थी। वो कुछ इस प्रकार से डिवाइड की गई थी कि कुछ लोगों के लिए एक एमपी चुना जाएगा, यानी कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाएगा। यानी कि मोटा मोटा देखा जाए तो पॉपुलेशन के बेस पर ही जो सीट्स थी लोकसभा की वो डिवाइड की गई थी। उस समय के आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो 489 सीट थी, तो लगभग 7.5 लाख लोगों के लिए एक एमपी चुना गया था। इरिस्पेक्टिव ऑफ दियर स्टेट पॉपुलेशन, ओवरऑल भारत के लिए सिर्फ एक ही पैमाना रखा गया था लोकसभा की सीट्स को डिवाइड करने का, पॉपुलेशन वाइज, जो था 7.5 लाख लोगों के लिए एक एमपी। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे इस सब से या पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट से क्या लेना देना है कि यूपी, बिहार और गुजरात भारत के पॉलिटिकल सेंटर्स बने हुए हैं, पॉलिटिक्स का हब बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द लीडर्स जो प्रधानमंत्री है वो यहीं से निकल कर आ रहे हैं। इसके पीछे का मेन कारण है आर्टिकल 81 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ये कहा गया है कि हर पॉपुलेशन सेंसस 10 साल बाद पॉपुलेशन सेंसस होता है। हर 10 साल के बाद लोकसभा की सीट घटाई या बढ़ाई जाएंगी, घटाई या बढ़ाई जाएगी पॉपुलेशन के बेस पर। यानी कि जिस स्टेट में जितनी ज़्यादा लोग बढ़ेंगे वहाँ के लिए सीटें बढ़ाई जाएगी और जितने ज़्यादा कम होते रहेंगे वहाँ पर सीटें कम भी की जा सकती है। इसे ही डीलिमिटेशन कहा जाता है और ये आगे चलकर ये डीलिमिटेशन ही भारत के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कारण बन सकता है, क्योंकि लगभग जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है भारत में, वो इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बहुत बड़ा एक रोल निभा सकता है। यहाँ पर आप देखिए 1951 में लोकसभा की 489 सीट्स थी, 1961 में नेक्स्ट सेंसस हुआ, उसके बाद सीटें बढ़ाई गई, 494 सीट्स कर दी गई और 1971 आते आते और ज़्यादा सीटें बढ़ाई गई और 518 सीट्स कर दी गई लोकसभा के लिए। लेकिन 1971 में ही कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, जब इस पैटर्न को फॉलो किया गया कि किस स्टेट में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है। देखिए, डिसाइड तो ये किया गया था 1951 या 61 के पॉपुलेशन सेंसस के बाद, जब भारत की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही थी, तो ये डिसाइड किया गया था सभी स्टेटों के अंदर कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाएगा। और मोस्ट ऑफ द साउथर्न स्टेट्स, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, सभी ने पॉपुलेशन को अच्छी तरीके से कंट्रोल किया। लेकिन ऑन दी अदर एंड जितनी भी नॉर्थन स्टेट थी भारत की, लाइक यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती गई। पॉपुलेशन जो ग्रोथ था वो बहुत ही इनस्टेबल था। साउथर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर दी गई थी, लेकिन नॉर्थर्न स्टेट्स में ये पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। और इस प्रकार के अनयूजुअल पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण भारत में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही थी। साउथर्न स्टेट्स में नाराज़गी बढ़ रही थी, क्योंकि उन्होंने तो अपना काम अच्छे से किया था, बजाय उनको रिवॉर्ड मिलने के यहाँ पर उनकी सीटें कम की जा रही थी, जिस कारण उनका जो पॉलिटिकल प्रेशर है सेंटर के ऊपर या पॉलिटिकल पावर है कम हो रही थी। ऑब्वियस सी बात है, अगर कर्नाटक में सीट्स लोकसभा की घटेगी तो उनके रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी कम होगा और एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो नॉर्थन स्टेट्स है वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा था। ऑब्वियस सी बात है कि जो स्टेट में फेवरेट पार्टी होगी, जो यूपी में जिसका दबदबा होगा पार्टी का, वही सेंटर में भी आएगी, क्योंकि उनकी ज़्यादा सीट्स है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही थी और 1970s के बाद भारत में इमरजेंसी का भी दौर चल पड़ा था। और यहीं पर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया, जहाँ पर उन्होंने डीलिमिटेशन को, जो अगली डीलिमिटेशन, अगला पॉपुलेशन सेंसस होने वाला था 1981 में, उसके बाद फिर डीलिमिटेशन होनी थी, उन्होंने 1976 को डीलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, जिसके कारण जो डीलिमिटेशन है, जो दोबारा होनी थी, सीट्स को एलोकेट करना था, वो बिल्कुल फ्रीज कर दिया गया। कब तक? 2000 तक। शुरू में भी जब हमारे देश नया नया आज़ाद हुआ था, उस टाइम भी साउथ में भी काफ़ी ज़्यादा राइट्स हुए थे, काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती थी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर साउथर्न स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स रहती थी। यहीं पर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ये कहा कि पॉलिटिकल इम्बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए और नेशनल यूनिटी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि डीलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया जाए 2000 तक। उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरीके से इसको कंटिन्यू करना है।
तब तक नॉर्थन स्टेट में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। और यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट था, इम्पॉर्टेंट जो कहानी है उस समय की, स्टेरलाइजेशन या फैमिली प्लानिंग का जिसको नाम दिया गया था, लेकिन स्टेरलाइजेशन नसबंदी का जो दौर था वो भी इसी दौरान चल पड़ा था, क्योंकि नॉर्थन स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने तो 1976 में डीलिमिटेशन को फ्रीज कर आगे 2000 तक बंद कर दिया। डीलिमिटेशन को फ्रीज करने का मतलब था जितनी सीट्स अवेलेबल है, जितनी सीट्स प्रोवाइड की गई है जिस स्टेट में, वो उतनी रहेगी, उनका नंबर घटाया नहीं जाएगा और ना ही बढ़ाया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया 2000 भी आ गया। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी, उन्होंने 84th अमेंडमेंट एक्ट लाकर डीलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया अंटिल 2026 तक। दोबारा से बंद कर दिया गया, जितने भी सीट्स है वो उतनी रहेंगी, उसे घटाया बढ़ाया नहीं जाएगा। और लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक स्टेप ये किया कि पॉलिटिकल जो मैप्स है उनमें चेंजेस हो सकते थे, स्टेट्स का डिमार्केशन हो सकता था। इसी कारण आप देखेंगे 2000 के बाद काफ़ी नई स्टेट्स बने भारत में। साउथर्न स्टेट्स ने किस प्रकार से अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, वहीं दूसरी तरफ को नॉर्थर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रही, ह्यूज रैपिडली बढ़ती रही। यही कारण है कि अगर आप देखेंगे एक आंकड़े के हिसाब से 1971 में जो यूपी की पॉपुलेशन हुआ करती थी वो थी 8.8 करोड़, और आज की डेट में यूपी की पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के हिसाब से यूपी की पॉपुलेशन है लगभग 20 करोड़, और 2011 के बाद 21 में सेंसस होना था जो नहीं हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर इतने समय में ही पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है यूपी की, आज की डेट में अगर देखा जाए तो लगभग 20 से 22 लाख या 25 लाख लोगों के लिए एक एमपी है, एक एमपी रिप्रेजेंट कर रहा है इतने लोगों को भारत में। ऑलरेडी ये नंबर बहुत ज़्यादा है, 20 लाख लोगों को सिर्फ एक आदमी रिप्रेजेंट कर रहा है। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा ये नंबर बढ़ चुका है, और इसके बाद जब अगला नेक्स्ट सेंसस होगा तो ये नंबर और ज़्यादा बढ़ सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली यूपी और बिहार जैसी स्टेट जहाँ पर इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया है वहाँ पर सीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ को साउथर्न स्टेट्स ने काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है अपने पॉपुलेशन को। 1971 में तमिलनाडु की पॉपुलेशन 4 करोड़ थी, और 2011 के पॉपुलेशन सेंसस में तमिलनाडु की पॉपुलेशन लगभग 7 करोड़ थी। और वहीं दूसरी तरफ को केरल की पॉपुलेशन 3 करोड़ थी 1971 के सेंसस के हिसाब से, और 2011 के सेंसस के हिसाब से लगभग 6 करोड़ केरल की पॉपुलेशन थी। वहीं दूसरी तरफ को बिहार की पॉपुलेशन 5 करोड़ 1971 के सेंसस के हिसाब से, और लगभग 10 करोड़ या उससे भी ज़्यादा 2011 के पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से बिहार की जो पॉपुलेशन है वो हो गई है। अब आप सोचिए 2026 में जो अगला पॉपुलेशन सेंसस होने वाला है उसमें कितना ज़्यादा चेंज होगा इन सभी नंबर्स में। यूपी तो अकेला ही लगभग 25 या 30 करोड़ के लगभग पहुंच चुका है पॉपुलेशन में, और यहाँ पर सीट्स लगातार बढ़ती ही जाएगी। वहीं दूसरी तरफ साउथर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन कम हुई है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हुआ है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से जो डिलिमिटेशन है वो हो सकती है, लोकसभा की सीट्स कम हो सकती है। यहीं पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है भारत की डेमोक्रेसी के लिए, भारत में जो पॉलिटिक्स में एक बहुत ही चेंज ला सकता है वो शुरू हो सकता है। इसीलिए मैंने शुरू में ही किया था, अगले लगभग 20 से 25 या 30 साल तक जो भी प्रधानमंत्री हमारे देश का बनेगा वो इसी एक रीजन से होगा। नॉर्थन इंडिया में जो भी स्टेट्स है, यूपी, राजस्थान, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन्हीं राज्य से होगा। सोचिए जब तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे बड़े स्टेट से भी कोई प्रधानमंत्री निकल कर नहीं आ रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट या हिमाचल, उत्तराखंड जैसे छोटे स्टेट जहाँ पर 3-4 सीटें लोकसभा की है, वहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। हालांकि पंजाब से भी हमारे देश में एक प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन वो किस सर्कमस्टांसिस में रहे वो आप सभी को पता है, किस तरीके से उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया सभी को पता है, कौन वहाँ पर प्रधानमंत्री बन सकता था। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी रही, उनको छोड़कर मैक्सिमम जो प्रधानमंत्री भारत में हुए हैं वो 6 यूपी से हुए हैं, 2 गुजरात से, 1 मध्य प्रदेश से। करंटली हमारे देश में 543 सीटें हैं लोकसभा की, जिनमें से अकेले यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 204 सीटें हैं लोकसभा की। अब आते हैं उस टॉपिक पर कि 2026 में ऐसा क्या होने वाला है, भारत की डेमोक्रेसी में भूचाल आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदल सकती है भारत में। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, काफ़ी सारे मैप्स रीड्रॉ हो सकते हैं, पॉलिटिकल मैप्स भारत के चेंज हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बाउंड्रीज एलोकेट हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स भी मर्ज हो सकते हैं जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीटें कम होने वाली है कई सारे स्टेट्स में जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि 2026 में डीलिमिटेशन होगा, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीट्स बढ़ाई जा सकती है। 543 से बहुत ज़्यादा ऊपर भी ये नंबर जा सकता है, क्योंकि 2021 में पॉपुलेशन सेंसस हुआ ही नहीं, तो अभी हमारे देश में पता ही नहीं कि कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। 2026 में सेंसस होगा, 27-28 तक क्लियर हो जाएगी कि भारत की कितनी पॉपुलेशन है, उसके बाद डीलिमिटेशन शुरू की जाएगी, जिसके कारण साउथर्न स्टेट्स ने जो अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करके रखी थी उनका तो डेफिनेटली नुकसान होने ही वाला है, क्योंकि नॉर्थर्न स्टेट्स यूपी और बिहार, गुजरात, राजस्थान, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है,
और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो लोगों का है एक एमपी पे बहुत ज़्यादा है, 20-22-25 लाख से भी ऊपर है इतने सारे लोगों के लिए एक एमपी। तो ऑब्वियस सी बात है रिप्रेजेंटेशन में भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ को साउथर्न स्टेट्स में जहाँ पर जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरे अच्छे से निभाया उनके साथ ही गलत हो जाएगी, उनकी सीट्स कम कर दी जाएगी और वो भी डेफिनेटली आवाज़ उठाएंगे इसके खिलाफ कि उनका रिप्रेजेंटेशन तो ऑलरेडी वीक हो जाएगा, पॉलिटिकल पावर जो उनकी होनी चाहिए थी वो कम हो जाएगी, उनकी वॉइसेस कम हो जाएगी पार्लियामेंट में, क्योंकि उनके स्टेट से ऑलरेडी लोग ही कम चुन कर आएंगे तो वॉइसेस ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी पार्लियामेंट में। इसीलिए बहुत ही बड़ा एक इवेंट हो सकता है 2026 में भारत में। 26 में जो पॉपुलेशन सेंसस होने वाला है वो सिर्फ कास्ट बेस्ड पॉपुलेशन सेंसस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, यहाँ डीलिमिटेशन, रिजर्वेशन जैसे कई सारे सवाल उठ कर आएंगे जो भारत की डेमोक्रेसी का एक अलग ही रूप निकल कर आएगा। काफ़ी ज़्यादा नए स्टेट्स भी बन सकते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था 2026 भारत की डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है और हो ना हो अगले 20 या 30 साल तक भी जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे वो इसी एक रीजन से होंगे, क्योंकि इस रीजन में जिसका दबदबा होगा, जिसकी ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, वही व्यक्ति आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बनेगा।